अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विथ एएमए। We have completed till question number 50 for chapter number 2 decision making PM। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। एंड ये जो प्रॉब्लम नंबर 51 है ये क्या बोलता है? देर इज अ कंपनी दैट इज गोल्डन पेट लिमिटेड। गोल्डन पेट लिमिटेड इज अ कंपनी जो क्या करती है, प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी है, क्या किया है। तो ये एंटायरली हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ भी काम की नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रोसेस बताई है कि हाउ दे मैन्युफैक्चर दी बॉटल। बस हमें कंपनी का नाम पता करना था, गोल्डन पेट लिमिटेड है जो प्लास्टिक बॉटल बनाती है। अब ये जो गोल्डन पेट लिमिटेड है इसके पास 4 मोल्डिंग मशीन्स हैं। इसके पास कितनी मशीन है बॉटल बनाने के लिए? 4 मशीन्स हैं। एंड हर मशीन क्या करती है, 1 घंटे में 100 बॉटल बना पाती है। एवरी मशीन कैन प्रोड्यूस 100 बॉटल इन एन आवर। और ये बॉटल को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट है 20 पैसा और सेलिंग प्राइस है 50 पैसा। So I can say here that contribution is that is 30 पैसा, सेलिंग प्राइस 50 पैसा है, वेरिएबल कॉस्ट 20 पैसा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन 30 पैसा है फ्रॉम ईच बॉटल। एक बॉटल से हमें 30 पैसे का कंट्रीब्यूशन है और 1 घंटे में कंट्रीब्यूशन कितने का हो जाता है, 30 पैसे इंटू 100 बॉटल। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 100 बॉटल्स बन सकती है। ठीक है, क्या यहाँ तक की बातें समझ में आई? नाउ मैनेजमेंट को किसी ने अप्रोच किया, एक कंपनी आती है, कंपनी आके मैनेजमेंट को बोलती है, क्या बोलती है, एक टॉय कंपनी कहती है कि उनके लिए आप टॉय बना के दीजिए, प्लास्टिक टॉय, मोल्डेड प्लास्टिक टॉय चाहिए उनको। एंड ये जो टॉय कंपनी है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय ही द कंपनी विल पे 3 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ टॉय। एक टॉय के 3 रुपए देंगे ये। इसका वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा आपको 2 रुपीज़ 40 पैसा। बनेंगे कितने में? 3 रुपए में। और हमारे यहाँ उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 2.40। दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमें मिल पाएगा वो है 60 पैसा। कितना? 60 पैसा। अब इसके अलावा गोल्डन पेट को यहाँ पे अगर टॉय बनाना है तो 20,000 रुपीज़ का एक उसे मोल्ड का खर्चा भी करना होगा। 20,000 का उसे क्या करना होगा, एक खर्चा करना होगा जो होगा किसका, मोल्ड से रिलेटेड। मोल्ड का खर्चा भी उसे करना होगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट और लगेगा। बिकॉज द टॉय यूजेस मोर प्लास्टिक एंड इज ऑफ अ मोर इर्टिक्ट शेप देन अ बॉटल, अ मोल्डिंग मशीन कैन प्रोड्यूस ओनली। अब यहाँ क्या है, टॉय ज़्यादा क्या है, उसमें शेप वगैरह ज़्यादा चाहिए, इंट्रिकेट शेप्स वगैरह, छोटे छोटे बारीकियों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बॉटल 1 घंटे में 100 बनती थी, लेकिन 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 टॉय 1 आवर में ओनली 40 यूनिट्स बन पाएंगे। टॉय कितने बन पाएंगे? सिर्फ 40 यूनिट्स, मतलब 0.60, 60 पैसे का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट से, और 1 घंटे में कंट्रीब्यूशन कितना पहुंचेगा, 60 पैसा इंटू 40 यूनिट्स, इंटू वॉट, 40 यूनिट्स। अब हम कंपेयर कर लेंगे बॉटल के कंट्रीब्यूशन और इसके कंट्रीब्यूशन को। क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के बात ये आएगी कि हम टॉय प्रोड्यूस करें या नहीं करें, तो हमें कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। कस्टमर को यहाँ पे चाहिए 1 लाख यूनिट ऑफ टॉय, टॉय के 1 लाख यूनिट चाहिए कस्टमर को। अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो गोल्डन पेट लिमिटेड है इसकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 10,000 मशीन आवर्स है, मतलब की फैक्टर है 10,000 मशीन आवर्स, मशीन आवर इज द की फैक्टर, एंड दैट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड इन विच टॉय कंपनी वांट्स द डिलीवरी ऑफ टॉय। 10,000 यूनिट्स हैं, 10,000 मशीन आवर्स हैं, इससे ज़्यादा कोई मशीन आवर अवेलेबल नहीं है। द फर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट द टॉय, ये जो फर्म का फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फर्म का फिक्स्ड कॉस्ट किसको एक्सक्लूड करते हुए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सक्लूड करते हुए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल्ड।
यहाँ जो 20,000 लग रहा था उस कॉस्ट के अलावा और भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी जो 2 लाख की है। इसका मतलब ये 2 लाख की कॉस्ट तब भी लगेगी जब टॉय बन रहा है, तब भी लगेगी जब टॉय नहीं बन रहा, क्योंकि स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ 20,000 है। स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट फॉर दी टॉय इज ओनली 20,000। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 लाख है जो एनी हाउ लगना ही है, इट वुड बिकम इररेलीवेंट। वो क्या बन जाएगा? इररेलीवेंट हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ मैनेजमेंट का कहना है, मैनेजमेंट प्रिडिक्ट्स दैट डिमांड फॉर इट्स बॉटल विल रिक्वायर द यूज ऑफ 7,500 मशीन। मैनेजमेंट कहता है कि हमें जो बॉटल हम बना रहे हैं, ओवरऑल डिमांड पूरी करने के लिए सिर्फ 7,500 आर्ट्स की ज़रूरत है। वी नीड ओनली हाउ मच? 7,500 आवर्स हमें चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 10,000 में से 7,500 चलेगा, क्योंकि टोटल कैपेसिटी कितनी है? 10,000 मशीन आवर्स की। उस 10,000 में से ये जो है हमारा 7,500 अगर चला जाता है तो कितना बचता है? यहाँ बचेगा आपका 2,500 आवर्स। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं क्या ये जो स्पेशल ऑर्डर आया है, द स्पेशल ऑर्डर फॉर द टॉय, शुड इट बी एक्सेप्टेड? तो यहाँ पे देखो 10,000 में से 7,500 गए, 2,500 बचता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, अगर हम खाली बैठेंगे तो वैसे भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, खाली बैठेंगे तो वैसे भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो इससे अच्छा तो ये 2,500 घंटे जो बच रहे हैं उसमें एटलीस्ट टॉय तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और टॉय चाहिए कितने? 1 लाख टॉय चाहिए, और 1 घंटे में बनते कितने हैं? 40। 1 घंटे में कितने बनते हैं? 40। तो 1 लाख डिवाइड बाय 40 करोगे तो इसको भी 2,500 घंटे की ही ज़रूरत है, तो क्यों ना हम टॉय को मैन्युफैक्चर कर लें। ठीक है, तो इसका भी हम आगे और देखेंगे कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। फिर अब मैनेजमेंट प्रिडिक्ट करता है कि डिमांड फॉर दी बॉटल विल बी हायर देन द अवेलेबिलिटी टू प्रोड्यूस बॉटल। डिमांड जो है, डिमांड ऑफ द बॉटल विल बी मोर। 10,000 घंटे अवेलेबल है लेकिन उससे ज़्यादा डिमांड है बॉटल की। तो क्या अब हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करें जो टॉय का आया है? तो हम कंट्रीब्यूशन कंपेयर करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ द टॉय एज कंपेयर टू कंट्रीब्यूशन गिवन बाय बॉटल। इसमें से हमें किसका कंट्रीब्यूशन वैसे भी ज़्यादा मिलेगा? बॉटल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। 30 पैसा कंट्रीब्यूशन है बॉटल का, और 1 घंटे में मिलते हैं, इसका मतलब हमें 30 रुपीज़ पर आवर कंट्रीब्यूशन 30 है। वहीं 60 पैसा कंट्रीब्यूशन है किसका? 60 पैसा कंट्रीब्यूशन है टॉय का। तो वो 1 आवर में 40 यूनिट्स बनाता है, तो 1 आवर में 24 का कंट्रीब्यूशन देता है। तो बट ऑब्वियस अगर कंट्रीब्यूशन बॉटल से ज़्यादा है तो हमें बॉटल ही मैन्युफैक्चर करनी होगी, हमें टॉय का एक्सेप्टेंस नहीं लेना है, टॉय की मैन्युफैक्चरिंग का एक्सेप्टेंस हम नहीं देंगे। ठीक है। नाउ थर्ड क्या बोलता है? इफ मैनेजमेंट हैज लोकेटेड अ फर्म दैट हैज जस्ट एंटर्ड द मोल्डेड प्लास्टिक बिजनेस, the firm has considerable excess capacity and more efficient molding machine and is willing to subcontract the toy job or any portion of it for 2.80 per unit। यहाँ बोलते हैं मैनेजमेंट ने कोई फर्म वगैरह सेटअप की है, वो अभी अभी प्लास्टिक मोल्डिंग के बिजनेस में आए हैं। कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ से जो टॉय का ऑफर आया था उसको हमने क्या कर दिया? सीधे सीधे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो टॉय का ऑफर आया था बनाने का, टॉय जॉब वाला, उससे या फिर कुछ उसके पोर्शन को अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सामने वाला 2.80 पर यूनिट में बना के दे देगा। ठीक है। इट विल कंस्ट्रक्ट इट्स ओन टॉय मोल्ड, वो खुद के ही टॉय मोल्ड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, और उन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट करके दे देंगे। मोल्डिंग उन्होंने दे दी और बाकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के 2.80 पर यूनिट लगेंगे। डिटरमाइन गोल्डन पेट्स लिमिटेड्स मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीन आवर कैपेसिटी नीडेड टू जस्टिफाई प्रोड्यूसिंग एनी पोर्शन ऑफ ऑर्डर इटसेल्फ रेदर देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब वो लेवल बताइए कि कितना हमें घर में बना लेना चाहिए और कितना बाहर फिर हम लोग क्या करेंगे, बाहर से
सब कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो वो लेवल क्या होगा, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी, कि हम कब ये मान लें कि हम घर में ही अब चीज़ें बना लेंगे, या फिर मशीन आवर्स कितने यूज़ हो रहे हैं। मशीन आवर के यूज़ के बेसिस पे बताओ, अगर टॉय को इतने मशीन आवर यूज़ हो रहे हैं तो हम घर में ही चीज़ें बनाएंगे, और इससे ज़्यादा मशीन आवर्स लग रहे हैं तो हम फिर सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो मशीन आवर का लेवल क्या है ये बताना है। देन फोर्थ, मैनेजमेंट प्रिडिक्ट करता है दैट इट वुड हैव 1600 आवर्स ऑफ एक्सेस मशीन आवर्स, 1600 घंटे ज़्यादा होंगे इनके पास, ऐसा अभी प्रिडिक्शन आया है। Consequently, if accepted the toy order and subcontracted 36,000 unit to the other plastic company, यहाँ पे क्या करेंगे, साथ ही साथ 36,000 यूनिट्स को सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी और प्लास्टिक कंपनी को, एक्सेप्ट करते हैं हम ऑफर, और ऑफर एक्सेप्ट करके 36,000 यूनिट किसी और से बनवाएंगे। इनफैक्ट द डिमांड फॉर बॉटल, और ऐसा करने के बाद बॉटल की डिमांड 9 लाख पे चली जाती है। बॉटल की जो डिमांड है वो चली जाती है 9 लाख पे। हमने सोचा डिमांड कम होगी, डिमांड 9 लाख पे पहुंच गई, और हमने टॉय का ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट करने के बाद 36,000 यूनिट्स तो सब कॉन्ट्रैक्ट करा रहे, बाकी हमारे यहाँ ही बन रहे हैं। द फर्म वॉज एबल टू प्रोड्यूस, और फर्म सिर्फ 8,40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाती है बिकॉज इट हैज़ टू प्रोड्यूस द टॉय। अब क्या हुआ, 9 लाख बॉटल बिकने के लिए आ गई 9 लाख, जबकि फर्म सिर्फ 8,40,000 ही प्रोड्यूस कर पाई थी क्योंकि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। What was the cost of prediction error failure to predict demand correctly? अब बताइए, ये जो प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन गड़बड़ गया तो इसके कारण कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्टली बोला था अगर 2500 मशीन आवर्स सरप्लस है, 2500 क्या है, मशीन आवर्स सरप्लस है। सो हेयर गोल्डन पेट लिमिटेड, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर गोल्डन पेट लिमिटेड के पास सरप्लस आता है, दैट मीन्स अगर 7,500 आवर्स इट यूटिलाइजेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉटल, ही विल बी लेफ्ट विद 2500 मशीन आवर्स, और यही 2500 मशीन आवर ही नीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय। तो शुड ही एक्सेप्ट इट, तो बट ऑब्वियस ही शुड एक्सेप्ट इट। ही विल गेट 3 रुपीज एज अ सेल्स रेवेन्यू। जब टॉय बनाएंगे तो गोल्डन गेट को क्या होगा, टॉय कंपनी 3 लाख रुपीज देगी, 1 लाख एंड 3, एंड दैट मीन्स 3 रुपये देगी एक यूनिट के लिए, तो 1 लाख टॉयज के लिए 3 लाख ही विल गेट। 2.40 will be the variable cost, for 1 lakh it would be 2,40,000 and contribution comes to 60,000 and fixed cost would be 20,000 जो इनकर होगी, उसके बाद भी सामने वाले को 40,000 का प्रॉफिट है। That means yes, offer should be accepted because extra profit आएगा 40,000 का। Now इन केस ऑफ गोल्डन पेट लिमिटेड, गोल्डन पेट लिमिटेड के केस में मशीन टाइम सेकेंड वाला आता है कि बॉटल जो है, बॉटल का डिमांड एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा होने वाला है। तो इन केस यहाँ पे क्या उसे फिर टॉय का जो ऑफर है एक्सेप्ट करना चाहिए, सेकेंड में यही पूछा था। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर मशीन टाइम है। वी नो दैट द लिमिटिंग फैक्टर इज मशीन टाइम, hence it will be appropriate to calculate the contribution per machine hour for both the capacities shown below। हम क्या देखेंगे, जो चीज़ क्या है, मशीन आर जो है, मशीन आर क्या है हमारे लिए, कहीं ना कहीं हमारा की फैक्टर है। तो की फैक्टर में हम देखते हैं कि उसे बेस्ट पॉसिबल एलोकेट कहाँ करना चाहिए। तो हम बिना देखे भी वैसे तो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने करा है तो ठीक है, देख लेते हैं। हमें क्या पता है, ऑलरेडी पता है कि 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन, 1 आवर का कंट्रीब्यूशन जो बॉटल है वो देता है 30, एंड वहीं जो हमारा टॉय है वो 24 देता है। वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। तो प्रोडक्शन पर आवर 100 होता है बॉटल का, वहीं टॉय का 40 होता है। दैट मीन्स सेल्स वैल्यू 1 आवर में मिलेगी हमें 50 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट होगा उसका 20 एंड कंट्रीब्यूशन पर आवर 30 है। यहाँ पे टॉय का कंट्रीब्यूशन पर आवर इज 24, बट ऑब्वियस जहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर आवर ज़्यादा है वहीं पे पूरा मशीन आवर अलोकेट करेंगे। द अबाउ कंपटीशन शोज दैट कंट्रीब्यूशन पर आवर इज हायर इन केस ऑफ बॉटल, hence if management predicts that the demand for the bottle will be higher than its capacity to produce them,
It should not accept the special offer for the toy. नाउ द थर्ड पॉइंट, यहाँ पे हम आ गए किस पे, हम थर्ड नंबर पे आ गए। अब थर्ड नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, हमें बोलता है कि बताइए कि वो कितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे जब हम चाहे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग करें उन टॉयज की, वी वुड बी इनडिफरेंट, हम इनडिफरेंट होंगे। ठीक है ना, इनडिफरेंस पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कॉस्ट यहाँ जो लग रही है, cost of producing the toy at your factory and cost of subcontracting would have no difference। एक ऐसा पॉइंट जिसपे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, देयर वुड बी नो डिफरेंस। दैट मीन्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग की प्राइस ये है, हमें नहीं पता वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, वी डोंट नो कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होने वाले हैं। हमने माना कि नंबर ऑफ यूनिट जो टॉयज प्रोड्यूस करेंगे एक्स है, एंड कॉस्ट जो होगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो होगी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये निकल गया नंबर ऑफ यूनिट्स 50,000, जिस पे हम इनडिफरेंट होंगे। इसे निकालने का एक तरीका और है, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। तो डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 20,000 ही आएगा, बिकॉज व्हेन यू सब कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग होगी 0.40 की। क्यों सेविंग होगी, क्योंकि जब आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2.80 वेरिएबल कॉस्ट है, बट जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 2.40 इज द वेरिएबल कॉस्ट, तो सेविंग आपको होगी 0.40 की। दैट मीन्स यहाँ आएगा कॉस्ट BEP 50,000 ही आने वाला है, जहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू मैन्युफैक्चर वेदर यू सब कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ 50,000 यूनिट्स। बट हमें यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं करना, हमें करना है किस में, वी हैव टू कैलकुलेट इन आवर्स। तो एक घंटे में 40 टॉयज बनते हैं, इन 1 hour 40 टॉयज आर मेड, तो 50,000 डिवाइड बाय 40 गिव्स 1250 आवर्स। 1250 आवर्स, इसका मतलब क्या है, 50,000 से हमने क्या किया, डिवाइड किया 40, इट गिव्स 1250 आवर्स। आप समझिए ये जो 50,000 आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग है, वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग 0.50 जो आप कर रहे हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो भी आप आवर्स जो भी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे टॉय की, वो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने में निकलता जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम घर पे बना लेते हैं, हमारे को क्या हो रहा है, 40 रुपये की 40 पैसे की सेविंग हो रही है इन वेरिएबल कॉस्ट। पर ये भी तो देखो, ये सेविंग आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं 20,000 का फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको लग रहा है उसे रिकवर करने में लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है 1250 पे आप इनडिफरेंट है, 1250 से कम अगर आपको आवर्स यूज हो रहे हैं तो क्यों आप फिक्स्ड कॉस्ट लगाएंगे, डोंट अप्लाई द फिक्स्ड कॉस्ट, सीधे सीधे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि 1250 से कम भी लगाएंगे आपको लग रहा है सेविंग होगी, बट एक्चुअल में सेविंग नहीं है। जितनी यूनिट्स बनेंगी उसमें आप फिक्स्ड कॉस्ट भी तो रिकवर कर रहे होंगे, क्योंकि 20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट भी लग रही है। तो इसका मतलब अगर 1250 से आवर्स से कम है तो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और 1250 आवर्स से ज़्यादा आपको यूटिलाइज हो रहे हैं, क्योंकि तब क्या होगा, 1250 आवर्स मतलब 50,000 आपने ओवरऑल यूनिट्स बना लिए, 50,000 पे आप इनडिफरेंट हो जाते हैं। 50,000 के बाद आप प्रोड्यूस करेंगे तो एक्चुअल सेविंग आपकी तभी स्टार्ट होती है। तो इसलिए 1250 आवर्स से ज़्यादा जाएंगे तो आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देंगे। ठीक है, ये था थर्ड नंबर। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे इन्होंने क्या बोला है, फोर्थ पे बोला है कि भाई उन्होंने क्या किया, 36,000 सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए टॉयज, 64,000 घर में बनाए, और पता चला क्या कि बॉटल की जो डिमांड है वो 9 लाख हो गई है। But just because they have accepted the offer of the toy, so they were able to only build up, they were only able to manufacture only 8,40,000 units of bottle। ठीक है, तो इससे इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट आया, तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या आया ये देखो। सबसे पहले जब 8,40,000 अभी टॉयज बने हैं, सॉरी बॉटल बनी है, 64,000 टॉयज मैन्युफैक्चर एंड 36,000 सब कॉन्ट्रैक्ट, इसका मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। सेल्स
तीनों का 8,40,000 इंटू सेल्स प्राइस, 64 इंटू सेल्स प्राइस, दिस इंटू सेल्स प्राइस। इसकी कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट 0.20 बॉटल की, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 0.24, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 0.28 है। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट आप रिस्पेक्टिवली माइनस करेंगे, ये हो गया ओवरऑल प्रॉफिट। अब यहाँ पे एनालिसिस की बात आती है, क्या बात आती है कि मैनेजमेंट को पता चला 9 लाख क्या है, 9 लाख बॉटल की डिमांड है। 9 लाख बॉटल की डिमांड, यू नीड 9,000 आवर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 9 लाख बॉटल। You need 9 lakh hours for 9 lakh unit of bottle. You need 9,000 hours. या 9,000 hours है. That means total 10,000 hours में से only 1,000 hours will be left. Only 1,000 hours will be left for manufacturing toy. लेकिन जस्ट हमने अभी करा था, इनडिफरेंस पॉइंट निकाला था, एंड इनडिफरेंस पॉइंट कहता है अगर 1250 आवर्स से ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं देन ओनली वी विल मैन्युफैक्चर इट इन आवर कंपनी, और अगर 1250 आवर्स से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो हम ओवरऑल क्या कर देंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज़ लेस देन 1250 आवर्स, तो हम ओवरऑल क्या करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब बिल्कुल भी घर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाली। टोटल 1 लाख यूनिट ऑफ टॉय विल बी सब कॉन्ट्रैक्टेड और ये 9 लाख बॉटल्स बन जाएंगी। अब यहाँ हम फिर से प्रॉफिट निकाल लेंगे। वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट ओवर हेयर, that is sales minus variable cost gives contribution and fixed cost is 2 lakh, यहाँ कोई fixed cost नहीं लगेगी। 90,000 would be the overall profit as compared to 77,600, that means 12,400 is the cost of prediction error. 12,400 is the cost of prediction error. Are you getting this point? So this is the way you have to solve this question, that is question number 51. Now let us move to another question, that is question number 52, decision on capacity utilization. Decision on capacity utilization. AB Limited manufactures product X. AB Limited है, AB Limited एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट X। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्ट X, ठीक है। The company operates single shift 8 hours for 300 days. 300 days काम होता है, 8 hours के लिए काम होता है in a year, and capital employed जो business में है that is 18 करोड़। The capital that is employed in the business is what? 18 करोड़। 18 करोड़ का capital employed है business में। Then manufacturing operation of the company comprise 4 production department. यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सबसे पहले 300 days 8 hours काम होता है, 18 करोड़ is what the capital employed. 4 production departments are there. At present it produce 9,000 units of product X. At present 9,000 unit of product X बन रहे हैं at the maximum capacity, और ये maximum capacity है। लेकिन however capacity utilization of 4 department are not equal. At present capacity utilization A की सिर्फ 75% है, B की सिर्फ 100% है, C की 70% है, D की 50% है। ओवरऑल कैपेसिटी मैक्सिमम 9,000 यूनिट्स बनाने की है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या है, इंडिविजुअली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखिए तो कहीं तो पूरी तरह से कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है और कुछ डिपार्टमेंट में फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है। हो सकता है ना 4 डिपार्टमेंट है, ओवरऑल 9,000 यूनिट्स ही बना पाएंगे, ओवरऑल 9,000 यूनिट्स ही बना पाएंगे, लेकिन फिर भी क्या है, किसी डिपार्टमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है और वो 9,000 की जगह 15,000 भी बना सकता था उन यूनिट्स को। उनका काम छोटा हो सकता है। 5 प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस में कम टाइम लगता है, दूसरे में बहुत ज़्यादा लगता है, तीसरे में और कम लगता है। इस तरह से क्या है, इंडिविजुअली अगर डिपार्टमेंट को देखा तो वहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। प्रेजेंट रिटर्न ऑन
capital of the company has gone down to 10% from earlier cutoff rate of 15% due to increase in cost of production. Just because the cost of production has increased, जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण क्या हुआ है, रिटर्न जो एट प्रेजेंट रिटर्न था उससे 10% कम हो गया है. As company cannot operate more than one shift, company is considering two alternate proposal to increase the return of capital. ये कैपिटल का रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज डिक्रीज्ड बाय 10%. कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट एंड फॉर दैट द कंपनी इज हैविंग टू प्रपोजल. द अल्टरनेट वन इज टू हायर आउट द सरप्लस फैसिलिटी. ए सी डी में अभी सरप्लस अवेलेबल है, तो ये सरप्लस कैपेसिटी जो है डिपार्टमेंट ए सी डी की, डिपार्टमेंट ए सी डी की जो सरप्लस कैपेसिटी है, आप क्या करेंगे, इसको हायर पे दे देंगे. You will hire it down A, C, D. ठीक है. The cost and revenue projection are as under. Cost revenue projection क्या है, डिपार्टमेंट A, C, D. A, C, D को अगर हम हायर पे देते हैं तो हायर चार्जेस पर आवर होंगे 2500, 1800, 1600 एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर आवर जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी वो भी होगी 2000, 1500 एंड 1200. ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ेगा साथ में लेकिन रेवेन्यू भी मिलेगा. ऑल्टरनेट 2 है इंक्रीज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री टू 12,000 यूनिट बाय एडिंग प्लांट मशीनरी इन डिपार्टमेंट बी एट अ कैपिटल कॉस्ट 4 करोड़. वो बोलते हैं देखो दिक्कत ये है कि बी पूरा यूटिलाइज हो चुका है, बी की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई है, तो एक काम करो बी के यहाँ पे एक प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं, 4 करोड़ लगेंगे जिससे बी की कैपेसिटी 12,000 यूनिट्स हो जाएगी. और एनी बैलेंस सरप्लस, इसके बाद भी अगर कोई बैलेंस सरप्लस ए सी डी में बच जाता है तो अब वो हायर आउट कर देंगे हम ऑल्टरनेट 1 के अकॉर्डिंग. एडिशनल यूनिट वुड फिच इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 1600 पर यूनिट. अब जो एडिशनल यूनिट्स यहाँ पे बनेंगी उससे 1600 रुपये हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा 1600 पर यूनिट. अब वो बोलता है इन दो प्रपोजल को इवेल्यूएट करें और बताएं कि क्या करना चाहिए. दोनों प्रपोजल दिए हैं, दोनों प्रपोजल का इवेल्यूएशन करो और करके बताओ कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए. ठीक है, ऑल्टरनेट 1 है, ऑल्टरनेट 1 बोलता है हायर पे देने को. ऑल्टरनेट 1 क्या बोलता है, उन्हें हायर पे दे दीजिए. ठीक है, हायर पे देने का बोलता है कौन, ऑल्टरनेट 1. अब सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास हायर पे देने के लिए नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं. मुझे पता है कि मेरे पास ओवरऑल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 9,000 यूनिट्स की आई थिंक कैपेसिटी, 9,000 यूनिट्स तो कैपेसिटी है. मेरे पास ओवरऑल आवर्स कितने हैं, 300 into 8 दैट इज 2400 आवर्स. 2400 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है. इन 2400 आवर्स में से ए में 75% यूटिलाइज होता है. इसमें ए में क्या होता है, 75% का यूटिलाइजेशन होता है. 75% यूटिलाइजेशन इज 1800. इसका मतलब 2400 माइनस 1800, 600 अनयूटिलाइज कितना बचा, अनयूटिलाइज्ड कितना बचा, 600. ठीक है, 600 क्या है, अनयूटिलाइज्ड है. अब यहाँ पे 600 अनयूटिलाइज जिसको हम हायर पे देंगे 2500 में. 2500 में हायर पे दिया, हमें मिलेगा क्या, 15 लाख का रेवेन्यू, लेकिन कॉस्ट भी आएगी 2000 की. वो 600 इंटू 2000 इतना हो जाएगा. आप डायरेक्ट कर लो 600 इंटू 2500 आर चार्जेस, 2000 क्या है, कॉस्ट है, तो हम बोल लें कि 500 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिलेगा. तब भी आपका यही आंसर आना है, नेट रेवेन्यू इंक्रीज इतना होगा. Similarly for B, similarly for D, the unutilized number of hours will be available for what? For hiring purpose, and that will give an incremental revenue like this. This will be the incremental revenue. In total, it is 3 plus 2.16 plus 4.8. That is the incremental revenue.
At present they say the income is, at present they say income is 10% of capital. At present उनका क्या है कि income कितनी होती है, at present income is, कहाँ पे दिया था, company has gone down to 10%, 10% हो गया है। रिटर्न ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितना है 18 करोड़, तो 18 करोड़ है, 18 करोड़ का 10% कितना होता है, तो अभी की इनकम उनकी एट प्रेजेंट की इनकम कितनी है 180 लाख। एट प्रेजेंट की इनकम 180 लाख है और ये जो ओवरऑल इनकम है ये है 9.96 लाख। This is 9.96 lakh. This will give the total return of 189.96. This will give the total return of what 189.96. So the total return would now be 10.553. We can calculate the total return on total investment as 10.553. Alternate 2 है, alternate 2 में है कि we should increase the capacity, we should what increase the capacity and capacity would now be 12,000. अब क्या हो जाएगा 4 करोड़ का मशीन लगाया, 4 करोड़ का मशीन लगाने के बाद बी की कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, बी की क्या कर दी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। अब बी की कैपेसिटी इंक्रीज करने के बाद आफ्टर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ बी, ए बी सी डी था, ए बी सी डी था, राइट। अब देखते हैं किसका अभी भी हमारे पास क्या है कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड बचता है। बी का तो बट ऑब्वियस पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। अब ए के लिए देखते हैं ए का अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी कितना रहता है, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा कि ए बी तो पता चल गया कि पहले भी 100% यूटिलाइज होता था। अब ऑल्टरनेट 2 बोलता है 4 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे, 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद 4 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे एंड 4 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद बी में 12,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो पाएगा। बी में कितना मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी 12,000 यूनिट्स की, ठीक है। तो एक चीज सबसे पहले हम आते हैं ए पे। ए पे क्या होता था पहले जब 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे, पहले जब 9,000 यूनिट्स ए वाज प्रोड्यूसिंग, इट वाज यूटिलाइजिंग ओनली 1800 यूनिट। एज वी हैव सीन कि 2400 टोटल आवर्स थे हमारे पास, उसका 75% ए यूटिलाइज करता था। तो जब 9,000 यूनिट्स है तो इट वाज यूटिलाइजिंग 1800 यूनिट्स, तो 12,000 यूनिट्स अब जब प्रोड्यूस होंगे तो ए कितना यूटिलाइज करेगा, तो इट वुड बी 1800 डिवाइड बाय 9,000 इनटू 12,000, इट विल यूटिलाइज 2400। अरे इसका मतलब है फुल यूटिलाइजेशन है, अनयूटिलाइज्ड कुछ नहीं है, अनयूटिलाइज्ड यहाँ पे ए के लिए कुछ भी नहीं रहने वाला। बी तो भी ऑलरेडी नो कि कुछ भी नहीं होगा। सी पे आते हैं, जब 9,000 यूनिट्स बन रहे थे, जब 9,000 यूनिट्स बन रहे थे, सी वाज यूटिलाइजिंग 1680। मैम 1680 कैसे आया, 2400 का कितना परसेंट 70% कितना यूज़ करता है सी यूज़ करता था। तो अब 12,000 पे कितना यूटिलाइज करेगा, तो 12,000 पे इट वुड यूटिलाइज 2240। इसका मतलब 2400 माइनस 2240 विल बी 160, 160 विल बी सरप्लस। इसे हम हायर पे देंगे ही, इसे हम क्या करेंगे हायर पे देंगे, ये हायर का हमें रेवेन्यू मिलेगा। उसका कॉस्ट आप क्या करो, या तो आप माइनस कर लो डायरेक्ट कॉस्ट, फिर 160 से मल्टीप्लाई करो, या फिर जैसे पीएम में ये दिया है पहले रेवेन्यू टोटल कैलकुलेट किया, फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया, फिर उनका डिफरेंस लिया, तो ये नेट रेवेन्यू है। सिमिलरली डी के लिए भी कैलकुलेट किया, ये उसका नेट रेवेन्यू है। अब एट प्रेजेंट क्या हो रहा था, रेवेन्यू कितना अर्न कर रहे थे 180 का प्रेजेंटली रेवेन्यू अर्न कर रहे थे। एडिशन क्या हुआ, 3,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाना स्टार्ट की, 9,000 ऑलरेडी थी, 12,000 टोटल यूनिट्स हो गई, मतलब 3,000 एक्स्ट्रा यूनिट बन रही है और एक यूनिट से मिल रहा है एडिशनल 1600 आपको एक यूनिट से मिल रहा है, मतलब हम लैक्स में ले तो 48 लाख हो गया और ये एडिशनल रेवेन्यू और है। तो 231.68 हमारा टोटल रिटर्न बनता है, 231.68 टोटल रिटर्न बनता है
ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे पहले हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड थी 18 करोड़, 4 करोड़ एक्स्ट्रा हो गई क्योंकि हमने क्या किया, 4 करोड़ एडिशनल लेके एक मशीन इंस्टॉल की। अब रिटर्न कितना है, 10.53। 10.53 आफ्टर इंस्टॉलेशन है और यहाँ 10.55 है, तो बट ऑब्वियस ऑल्टरनेट वन ज़्यादा अच्छा है, हमें ऑल्टरनेट वन की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें क्या मिल रहा है, रेवेन्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा मिल रहा है। तो ये पूरा यहाँ पे वर्किंग नोट थे। तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू योर क्वेश्चन नंबर 52. That was all related to your question number 52. Now on question number 53, that is decision on choice of supplier or customer. अब सप्लायर कौन हो सकता है हमारा कस्टमर कौन हो सकता है, ऐसे कुछ डिसीजन हमें लेने हैं। Let me see question number 53. I guess it is very simple that you can do by on your own. Let me check. Because some of the questions I am giving in homework because they are literally very simple to do. That does not require much of the efforts. Yeah. Just a minute. Yes, your question number 53 would be your homework, and this question number 54 is very important. It is like having lots and lots of decisions, supplier कौन होगा, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करें, क्या करें, तो हर टाइम पे एक डिसीजन हमें यहाँ पे लेना है। तो वी विल गिव योर आवर फुलेस्ट कंसंट्रेशन ऑन दिस टिस्टा लिमिटेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So let us start with question number